दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस समय मागा और मीगा, जी हां, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो एक मागा कर रहे हैं, दूसरे मीगा करते करते फंस चुके हैं। एक तरफ ट्रंप के लगाए टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने खारिज कर दिया है, तो वहीं देश में मोदी पर सवाल उठने लगे हैं कि जब टैरिफ का मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में था तो मोदी सरकार ने फैसला आने का इंतजार किए बिना किस हड़बड़ी में ट्रेड डील पर साइन किए। राहुल गांधी तो अब भी अपनी बात पर कायम हैं कि मोदी ने समर्पण कर दिया है, मोदी ने सरेंडर कर दिया है। आज राहुल गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनका विश्वासघात अब सबके सामने आ चुका है, वे अब समझौता नहीं कर सकते, वे फिर से आत्मसमर्पण करेंगे, यानी दोबारा सरेंडर करेंगे। अब फिर से एग्रीमेंट के लिए जो समझौता है, डील पे समझौता दोबारा नहीं करेंगे। बात सोचने वाली है कि अगर मोदी कुछ दिन और रुकते तो शायद अमेरिका पर 0% टैरिफ के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और न ही रूस से तेल खरीदी बंद करने का दबाव झेलना पड़ता। लेकिन राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर संसद में ही कह दिया था कि मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, और यही बात जब यूथ कांग्रेस के नेताओं ने भारत मंडपम में जाकर कही तो बीजेपी हाय तौबा मचाने लगी कि कांग्रेस ने देश का अपमान कर दिया है। कांग्रेस के लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को इसका मुख्य साजिशकर्ता बताकर जिस तरह उनके घर के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग पहुंचे और उधर इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय के सामने पत्थरबाजी हो गई, उसे बीजेपी कैसे सही ठहराएगी, कौन से कुतर्क इसके लिए गढ़ेगी, यह देखना होगा। वैसे बीजेपी की ट्रेनिंग अब पुलिस वालों को भी शायद मिल चुकी है, क्योंकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि भारत मंडपम के प्रदर्शन के दौरान देश विरोधी नारे लगाए गए और नेपाल के जेनजी की तर्ज पर देश को बांटने वाले नारे लगाए। उन्होंने प्रदर्शन की ऐसी जगह चुनी जहां दूसरे देशों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की और इस दौरान कुछ पुलिस वालों को चोट लगी। अब मोदी विरोधी नारे अगर देश विरोधी नारे माने जाएं तो समझा जा सकता है कि देश किस हालत में पहुंच चुका है। नेपाल के जेनजी आंदोलन का जिक्र भी बता रहा है कि मामले को अलग ही मोड़ देने की तैयारी है। वैसे आपको याद दिला दें कि नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद सत्ता पलट हो गया था। खैर, भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है और यह तो साफ नजर आ रहा है। आज अलग अलग राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान इंदौर में पथराव भी हुआ। सड़क पर एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। तो कैसे ध्यान भटकाने के लिए तिल का तार बीजेपी बना रही है वो साफ दिखाई दे रहा है। आमने सामने यहां आकर जो लड़ाई चल रही है वो सड़कों पर दिख रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने आज प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि, बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव, इन चारों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने पुलिस से 5 दिन की रिमांड का कारण पूछा तो पुलिस ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले में जांच करनी है कि साजिश किसने रची और कौन कौन लोग शामिल हैं, टी शर्ट कहां छापी गई। वहीं आरोपियों के वकील यानी युवा कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो वकील हैं, जो इन 4 आरोपियों के, उनके वकील ने पुलिस रिमांड की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी लोकतंत्र की गरिमा को कम करने वाली है। अगर प्रदर्शन के चलते गिरफ्तारी होने लगी तो संसद में प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी।
बात तो सही है, बहुत ही सही दलील यहाँ पर इन्होंने रखी वकील साहब ने कि अगर संसद में अगर ऐसे ही होता है कि प्रदर्शन किसी के कोई अगर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उसके चलते अगर गिरफ्तारी होने लगी तो फिर संसद में प्रदर्शन करने वाले सांसदों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। लोकतंत्र को धीरे धीरे दोस्तों कैसे खत्म किया जा रहा है, यह नरेंद्र मोदी अच्छे से दुनिया को दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पर जानलेवा हमले की धमकी जब दी गई तब तो किसी बीजेपी वाले ने या बीजेपी के नेता ने यह नहीं कहा कि ऐसा करना गलत है, यह सही राजनीति नहीं है, बल्कि धमकी देने वाला ओम बिरला का करीबी निकला और बिरला जी भी चुप बैठे रहे। लेकिन अब आपको याद है ना, राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी भी 4 दिन पहले दी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को गलत दिखाना है तो विरोध की साजिश उनके घर पर रची गई, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। कल भी किरण रिजिजू ने अपनी बातें रखी थी, आज भी रखी है इसी मसले पे। आइए जरा सुन लेते हैं किरण रिजिजू जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं। वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, लेकिन जिस ढंग के जिस अंदाज में वो अपनी बात रख रहे हैं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने जो बातें रखी, इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक मॉब को तैयार करने की कोशिश हो रही है, लिंच मॉब तैयार किया जा रहा है। लेकिन जरा सुनते हैं यहां किरण रिजिजू कह क्या रहे हैं, सुनिए। कल भारत मंडपम में जब पूरे विश्व के एआई दुनिया से जुड़े हुए, टेक दुनिया से जुड़े हुए लोग भारत में आकर के भारत का तारीफ कर रहे थे, एआई के दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छा पहल किया है और दुनिया को एकजुट भारत के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठ कर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफ़ी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफ़ी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज़ ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। तो सुन रहे थे यहाँ पे आप किरण रिजिजू को, और जिस ढंग से नंगा नाच किया कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, जिस ढंग के बयान दे रहे हैं और जैसे झूठी बातों को ये रख रहे हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं वो बातें, क्योंकि इन्होंने ही ये आरोप लगाया था कि ओम बिरला के सामने कांग्रेस के सांसदों ने और खासकर महिला सांसदों ने गालियां दी सत्ता पक्ष के सांसदों को। इन्होंने ही आरोप लगाया था और अभी अभी ये संसद का सत्र जो बीता है, पहला पड़ाव उसका जो निकल गया है, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। खैर, बीजेपी को किसी भी हाल में राहुल गांधी की छवि खराब करना और उसके लिए मौके की तलाश बनी ही रहती है। यहां तक कि कांग्रेस से लोगों को तोड़ने में भी इल्जाम राहुल गांधी पर ही लगाया जाता है। अभी असम में ही यही खेल हुआ है, आपने देखा। हिमंता बिस्वा शर्मा तो राहुल गांधी को ही बहाना बनाकर बीजेपी में गए थे, आपने देखा। और अब भूपेंद्र बोरा ने भी वही काम किया है। 32 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद अब उन्हें बीजेपी की शरण लेनी पड़ी है। लेकिन क्यों लेनी पड़ी,
ये देखिए, आज मुलाकात की है भूपेंद्र बोरा ने अमित शाह से। 32 साल कांग्रेस में गुजारने के बाद अब ये बीजेपी की शरण में चले गए हैं। क्यों लेनी पड़ी, इसके असली खुलासे शायद चुनाव के बाद हो जाएंगे। लेकिन वैसे प्रियंका गांधी के असम दौरे के बाद कांग्रेस में अच्छा खासा जोश भरा है। देखना होगा कि भूपेंद्र बोरा बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होंगे या घाटे का सौदा साबित होंगे। और सौदे की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात उधर ट्रंप की करनी होगी। लाभ और हानि यानी फायदा और नुकसान का गणित जो है, यही गणित अब ट्रंप भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ऐसा झटका मिला जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। और ट्रंप ने धमकी देकर भारत समेत तमाम देशों पर जो टैरिफ थोपा था उसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रंप को बता दिया कि 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो कानून में है, इस कानून के तहत ट्रंप बड़े पैमाने पर जवाबी टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है, अमेरिकी कांग्रेस के पास है, वहां पास करवाना पड़ेगा। इस फैसले से झल्लाए ट्रंप ने अपने खिलाफ फैसला देने वाले जजों को मूर्ख और विदेशी हितों से प्रभावित बता दिया है। लेकिन मजेदार बात यहां पे है, 9 जजों की बेंच थी, 9 में से 6 जजों ने इसके खिलाफ यानी ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है। और ये 6 जज जो हैं, इनमें से 2 जज तो ऐसे हैं जिनको ट्रंप ने खुद अभी आने के बाद अपॉइंट किया है, और बाकी जो 4 जज हैं, ये 6 में से बता रहा हूं, 4 जज हैं जिसको भी रिपब्लिकन्स ने ही किया है अपॉइंट। क्या हमारे देश में ऐसा होता है? सोचिएगा कि सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी का कोई चाहने वाला जज बैठा हो हमारे देश में, और मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं किसी भी जज के ऊपर, लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं ये नजर आ रही चीजें कि जो बातें कि थोड़ा सा प्रभाव सत्ता का दिखाई देता है कुछ फैसलों पे। ट्रंप की ऐसी बातों को सुनकर लगता है कि क्या बीजेपी का असर अब उन पर हुआ है या ट्रंप के असर में बीजेपी है। बात झल्लाहट की कर रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने झल्लाहट में क्या कुछ नहीं कह दिया, वहां जजों को मूर्ख कह दिया कि हमारे यहां के जज मूर्ख हैं। तो आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मोदी की असलियत अब देश के सामने आने लगी है, और क्या इसी वजह से बौखलाई है बीजेपी, और इन सब के बीच बौखलाहट दिखाने की कोशिश करता हूं। इंदौर का जिक्र कर रहा था मैं। कल के घटनाक्रम के बाद, 20 तारीख के घटनाक्रम के बाद जो युवा छात्र गए थे, युवा कांग्रेस के नेता जो गए थे वहां भारत मंडपम में, उसके बाद से घटनाक्रम में बहुत तेजी आई है, बदलाव हम लोग देख रहे हैं। इंदौर में जब आज युवा कांग्रेस के नेताओं का, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, तो इधर दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी गए, दोनों के बीच आमना सामना हुआ, पत्थरबाजी, बीजेपी की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इस पर कांग्रेस पार्टी ने उस वीडियो को भी जारी किया है और साथ साथ एक ट्वीट भी किया। पहले ट्वीट आपके सामने लाता हूं। कांग्रेस लिख रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात हो रही है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस ट्वीट को रखा है आपके हमारे सामने। मध्य प्रदेश में बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है। बीजेपी के गुंडे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घुस गए। वहां इन गुंडों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई की और जमकर तोड़फोड़ मचाई। ये सारी गुंडई बीजेपी सरकार के संरक्षण में की गई। यहां सरकार खुद ही कानून की धज्जियां उड़ा रही है। बीजेपी के इन गुंडों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब गुंडागर्दी क्या है वो वीडियो भी इन्होंने जारी किया, जरा देख लेते हैं क्या है उस वीडियो में। जरा फुल स्क्रीन ले आइए वीडियो को, देखते हैं कि इस वीडियो को जारी कर कांग्रेस क्या यहां रखना चाहती है, सबूत क्या पेश कर रही है, देखिए। तो देख लिया आपने, यहां पर यूथ कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच गए वहां कांग्रेस के कार्यालय में, और उसके बाद वहां तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई। चलिए, ये सब कुछ चल रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ और बीजेपी अपनी तरफ। बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं, मुख्य साजिशकर्ता राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ये पूरी की पूरी प्लानिंग की। कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं इन नेताओं के साथ राहुल गांधी के, और हो भी क्यों नहीं,
नहीं। राहुल गांधी के वर्कर्स हैं, इनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो राहुल गांधी के साथ फोटो नहीं अगर खिंचाएंगे तो किसके साथ खिंचाएंगे। लेकिन ओम बिरला क्या यह कह सकते हैं कि जिसने राहुल गांधी को और उनके साथ साथ 25 और सांसदों को गोली मारने की धमकी दी है, जो पुलिस की गिरफ्त में आया उसके बाद छूट भी गया, क्या वो ओम बिरला के कार्यकर्ता हैं? क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता है? ये बताएगी क्या बीजेपी, या बताएंगे क्या ओम बिरला? तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का हल निकालने की कोशिश करते हैं, यानी इसको और इस तह में जाकर कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है और आखिर क्यों हड़बड़ी की थी नरेंद्र मोदी की सरकार ने डील करते वक्त। आपको याद होगा ना, बहुत बढ़िया सा माला पहनाकर नरेंद्र मोदी 18% जब टैरिफ हुआ तो संसद में पूरा का पूरा एनडीए जो है वो पूरा कुनबा एनडीए के सांसदों ने नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। 3% से 18%, पहले 50 हुआ, 50 से 18 लेके आ गए, और उसमें एक इस बॉन्डिंग के साथ कि आपको रूस के साथ ट्रेड डील नहीं करनी, रूस के साथ आपको तेल आयात नहीं करना है, और उसके बाद आप फूल माले से अपना स्वागत करवा रहे थे। लेकिन आपको पता था कि ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। क्या सुप्रीम कोर्ट में फैसला ट्रंप के पक्ष में जाने वाला था, ऐसा आपने सोचा था, या ट्रंप के खिलाफ जाने वाला है? क्या ये अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है या अपने यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है? ये सब भी सोचिएगा। लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी चीज़ों को जानना, समझना और उसकी तह में जाने की कोशिश करना। चलिए तह में जाने की कोशिश करते हैं, हमारे कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ, और फिर आगे बढ़ते हैं। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए तमाम हमारे साथियों को। और बहुत इंपॉर्टेंट डे, और धीरे धीरे बढ़ते हुए, और आप देखेंगे जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नज़दीक आएंगी, और खासकर 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, और उससे पहले यहाँ बहुत कुछ बदलते हुए हम देखेंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बीजेपी पीछा कर पा रही है या नहीं, ये भी देखना होगा। ये 4 जो कार्यकर्ता युवा कांग्रेस के हैं, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ क्या होगा ये भी देखना होगा। हिंदू जी, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, क्यों बीजेपी इस एक छोटे से प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बना रही है? इस प्रोटेस्ट को तो बीजेपी ने बड़ा बना दिया ना, नहीं तो किसी कोने में पड़ा रहता है, 10-12 लोग हैं। बिल्कुल राजीव जी, 2 बातें समझ में आती हैं। पहली तो ये कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में षड्यंत्र बढ़ गए हैं, और जो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसको लेकर, और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं या कांग्रेस के दफ्तरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सब मोदी जी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। अब राजीव जी, ये 11 लोग गए और जाकर इन्होंने सिर्फ नारे लगाए कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, नारे लगा के चले आते, ये थोड़ी देर के लिए फ्लैश होता टीवी की स्क्रीन पे, उसके बाद गायब हो जाता। लेकिन अब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार ये विजुअल दिखाए जा रहे हैं, हम भी ये विजुअल दिखाने को मजबूर हैं। वो जो गोदी मीडिया कहा जाता है वो भी ये विजुअल दिखा रहा है। जब किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएगा 5 मिनट 42 सेकंड की, तो ये भी दिखाना पड़ेगा ना कि किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पे कर रहे हैं। तो इस पे कर रहे हैं, किस बात पे कर रहे हैं, टी शर्ट्स पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि पीएम इज कंप्रोमाइज। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी के अंदर षड्यंत्र बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मोदी जी को बहुत समझ जाना चाहिए और इन षड्यंत्रकारियों से मोदी जी को निपटना चाहिए, जो मोदी जी को बदनाम करने पर तुले हुए इस तरीके से। बताइए, 11 आदमी कह रहे थे पीएम मोदी इज कंप्रोमाइज, ठीक है, 11 कह के और वहां से निकल ही जाते। लेकिन अब किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, संबित पात्रा जो है कुछ कह रहे हैं, कांग्रेस के दफ्तरों पर जो है हमले हो रहे हैं। तो ये साफ तौर पर समझा सकता है कि मोदी जी के खिलाफ जो है वो बीजेपी के अंदर षड्यंत्र हो रहे हैं। दूसरा राजीव जी, ये कि अगर किरण रिजिजू साहब के आरोप सही हैं कि राहुल गांधी के यहां बैठकर जो था ये षड्यंत्र रचा गया, वहां प्लानिंग बनी, और दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि उसे मालूम करना है कि प्लानिंग कहां बनी, टी शर्ट कहां छपी, तो मुझे लगता है राजीव जी कि अब राहुल गांधी जो हैं वो अब इस देश के अंदर आंदोलन कैसे होगा और क्या होगा, इसकी भी अब रणनीति तैयार करने लग गए हैं राहुल गांधी। और बीजेपी अब मजबूर है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी रणनीति क्या तैयार करते हैं। दिल्ली पुलिस की जो एफआईआर बताती है और जो दलीलें हैं उसकी, वो इसी तरफ संकेत करती है। किरण रिजिजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही संकेत देती है कि राहुल गांधी बहुत बढ़िया रणनीति बनाने लगे हैं विपक्ष की। और बताइए, 11 लोगों के दम पे राहुल गांधी जो है, मतलब 2 दिन से तो कांग्रेस छाई हुई है।
कल जो है, कल पूरे दिन भर ये चलता रहा। आज चूंकि जो है सब जगह दफ्तरों पे हमले हो रहे हैं कांग्रेस के, तो वैसे अब चर्चा में है। तो यानी जो काम करना चाहिए था वो 11 लोगों के जरिए वो कांग्रेस ने बखूबी कर लिया। अब राजीव जी, एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाता, पुलिस की लाठी चलती, जगह जगह से कार्यकर्ताओं को लाना पड़ता, उस पर खर्चा होता। 11 लोगों से वो काम करा लिया जो 11 लाख की जो भीड़ थी वो नहीं कर पाती। तो ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। मुझे लगता है कि अब बीजेपी अब कुछ भी आरोप लगाती है, कुछ करती है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम कर लिया। जैसा कि बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने इसकी जो था वो साजिश रची थी, बीजेपी के शब्दों में साजिश रची थी, तो राहुल गांधी ने अपना काम कर लिया। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ ये भी है कि पूरी दुनिया में अब मोदी जी की बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। और अब समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप देश के अंदरूनी पॉलिटिक्स में आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन इस तरीके की चीजें अगर आएंगी तो बदनामी कुछ ज्यादा ही होगी। अभी कह रही थी अंशु जी की ग्रेटा थनबर्ग जो है वो यूएन के बाहर प्रदर्शन करती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग पे भारत में एफआईआर दर्ज हो जाती है। किसान आंदोलन के दौरान ग्रेटा थनबर्ग पे एफआईआर दर्ज है भारत में, और वो भी एक ट्वीट करने को लेकर है। और 4 दिन तक उस पर हमारा गोदी मीडिया ने उस पर बहस की थी कि टूल किट वहीं से आया था टूल किट। तो राजीव जी, अगर ये टूल किट वाले मसले ही है तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की टूल किट जो है वो बीजेपी की टूल किट से ज्यादा काम कर रही है। फिर तो बीजेपी की टूल किट जो है राहुल गांधी की टूल किट को ही बढ़ावा दे रही है। अब राहुल गांधी ना मीडिया से बात कर रहे हैं, ना कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, लेकिन सारा मीडिया जो दिखा रहा है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या किया। अब मोदी जी के बारे में पूरी दुनिया को मालूम है नहीं हो कंप्रोमाइज है कि नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आप जान रही है कि मोदी जी कंप्रोमाइज है, और भारत में प्रदर्शन हो रहा है एआई समिट में कि मोदी जी कंप्रोमाइज है। तो ये कंप्रोमाइज की उनकी असलियत जो है वो बिल्कुल आपकी ये 100% सही है कि सवाल होंगे, और सवाल हो भी रहे हैं। लेकिन ये राजीव जी, हम लोगों की कहावत है कि वो 100 जूते भी खाए और प्याज भी खाई, तो यहां तो वो वाली कहावत चरतात हुए जा रही है। यानी आपने ट्रंप से हामी भी भर दी है कि आप समझौता कर, मतलब ट्रेड डील कर रहे हैं, और ट्रेड डील कब हो गई, किसने दस्तखत किया, ये अभी तक नहीं मालूम है। लेकिन ट्रंप जो बता रहे हैं वो सारी दुनिया को मालूम पड़ रहा है कि ये जो है ट्रंप ने कोई डील की घोषणा की है, और मोदी जी ने उस पर हामी भर दी और अपना माला भी पहन लिए। अब माला पहनने की इतनी जल्दी थी, भाई थोड़े दिन रुक ही जाते, 10 दिन और रुक जाते, 10 दिन रुक कर ही माला पहन लेते। तो लेकिन राजीव जी, मसला नहीं, माला पहन सकते थे, माला में कुछ नहीं। मोदी जी कहीं भी माला पहन सकते हैं राजीव जी। मोदी जी तो माला में 300 लाशें पड़ी होती हैं उड़ीसा में, जहां होती है वहां भी जाके माला पहन लेते हैं। तो मोदी जी तो माला कहीं भी पहन सकते हैं। तो मोदी जी तो माला उत्सव जीवी है ना, तो उत्सव कहीं भी मना सकते थे, वो कहीं भी मना सकते थे। लेकिन ये उत्सव जीविता में प्रधानमंत्री ने जो अपनी जग हंसाई करवाई है, अरे वो फाइलें आ गई थी, अगर कुछ आ भी गई थी तो कहते भाई ट्रंप तुझे जो करना वो कर ले, हम इन फाइलों से नहीं डरते हैं, हम अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो राजीव जी, मोदी जी का स्थान जो था वो हम लोगों के दिल में भी पड़ जाता। हम लोग भी कहते भाई बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, 56 इंच की छाती वाला है, एक अकेला सब पर भारी है। ट्रंप को इसने जवाब दे दिया कि जाओ कुछ भी फाइलें तुम निकालते रहो, हम तुम्हारे आगे झुकने वाले नहीं है। लेकिन अब तो राजीव जी चर्चा यही हो रही है कि आप झुके हुए हैं, क्योंकि आपने तो थैंक यू बोल दिया ट्रंप साहब को। थैंक यू ट्रंप साहब, आपने डील कर ली है, बहुत अच्छी बात है। और ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया, और स्पष्ट ही नहीं किया कि हम भारत पे टैरिफ लगाएंगे और भारत हमको टैरिफ देगा और हम 0 टैरिफ देंगे। यह भी कहा उसने कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को लूट रहे थे, ये शब्द है ट्रंप के। आपकी दोस्ती कितनी अच्छी है वो ट्रंप बता रहा है कि आप जो थे, मतलब ट्रंप आपका दोस्त जो है, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका को लूट रहे थे। राजीव जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो राहुल गांधी ने भी नहीं किया मोदी जी के लिए। व्हाइट हाउस पे आगे धरना देंगे अब किरण रिजिजू साहब, अमेरिकी दूतावास के आगे धरना देंगे संबित पात्रा, ट्रंप के पुतले जलाएंगे क्या? है हिम्मत तो जलाओ, बिल्कुल जलाओ। राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप मोर्चा निकाल सकते हैं, 11 लोग अगर पहुंच गए मोदी कंप्रोमाइज की टी शर्ट लेकर, तो आप जगह जगह हमले कर सकते हैं। तो भाई अमेरिकी दूतावास पाकिस्तान में थोड़ी है, पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का है, यहां है, वहां जाके करो प्रदर्शन कि ट्रंप तेरी कब्र खोदेगी, लगाओ नारे जाकर कि ट्रंप तेरी कब्र खोदेगी, जैसे लगा रहे थे राहुल तेरी कब्र खोदेगी, लगाओ जाकर किनारे, हिम्मत है तो, 56 इंच की छाती वाले हो तो। लेकिन आपका जोर जो है वो यही चलता है, क्योंकि अभी आप सरकार में हैं। जी राजीव जी।